क्या हुआ दोस्तों? जब डीएम साहिबा कुंभ मेले में स्नान करने गई और वहां उनका तलाक सुधापति, जो अब नागा साधु बनकर दर-दर की भीख मांग रहा था, अचानक से उनके सामने आ जाता है। इसके बाद डीएम साहिबा ने जो देखा, उसे सुनकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। यह घटना है यूपी के प्रयागराज शहर की, जहां एक मध्यम परिवार में एक बेटी का जन्म हुआ। परिवार में पहले भी कई लड़कियों का जन्म हुआ। फिर जब एक लड़की और जन्मी तो परिवार के लोग मायूस हो गए और सभी को बेटा चाहिए था, इसलिए मायूस हो गए। लेकिन बेटी के जन्म पर कोई खुश नहीं था। बच्ची का नाम मोहिनी रखा गया। मोहिनी के पिता दीनदयाल और माता का नाम सावित्री फूले था। मोहिनी बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थी। वह प्रयागराज के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई करती और हमेशा अपनी कक्षा में सबसे या ज्यादा अंक लाकर पास हो जाती। उसके स्कूल के शिक्षक अक्सर उसके माता पिता से कहते कि उनकी बेटी बहुत ही ज्यादा पढ़ने में होशियार है और उसका भविष्य उज्जवल है। उन्हें सलाह देते कि मोहिनी की आगे पढ़ाई करें ताकि वह एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर सके। लेकिन उसके पिता हमेशा कहा करते कि यह तो एक लड़की है, इसे आगे पढ़ने की भला क्या जरूरत है, पढ़ लिख कर क्या ही कर लेगी, तो इससे ससुराल जाकर ही चूल्हा चौका कारना है, जो कि आज तक लड़कियां करती आई हैं, इसलिए इसे पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर पैसे खर्च करना बेफिजूल ही रहेगा। उसकी मां सावित्री फूले अपने पति से लड़ाई झगड़ा भी करती मोहिनी को पढ़ाने के लिए। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता रहा और मोहिनी अब बड़ी होने लगी। 10वीं कक्षा में वह आ गई और 10वीं की पढ़ाई करने लगी। उसकी उम्र इस समय लगभग 16-17 साल की थी। तभी समाज के लोग मोहिनी के लिए रिश्ता लेकर आ गए, क्योंकि जैसे ही लड़कियां बड़ी होती हैं, समाज मां बाप पर प्रेशर करता है कि वह उनकी शादी करें। तो जैसे ही मोहिनी के लिए रिश्ता लेकर समाज के कुछ लोग आए, तो उसके माता पिता और उसके जो बाबा और दादी थीं उसके पास आई। यह सुनकर मोहिनी बहुत दुखी हो गई, क्योंकि दादा दादी जो थे वह बहुत ही ज्यादा अपनी बात को तजबात देते थे, क्योंकि उसकी उम्र अभी 16 साल की थी। इसलिए मोहिनी दुखी थी। लेकिन उसके पिता जो दीनदयाल थे वे खुश भी थे, क्योंकि लड़के वाले अमीर घर से थे। वे चाहते कि उनकी बेटी अमीर घर की बहू बने। मोहिनी की शादी करके वह अपनी जिम्मेदारी से मुक्त भी हो जाएंगे। मोहिनी के दादा दादी भी इस रिश्ते से बहुत ही ज्यादा खुश थे, लेकिन मां सावित्री फूले अब भी उदास थीं। सबने बिना मोहिनी की रजामंदी पूछे और उसके मन की पूछे, पसंद नापसंद जाने इस रिश्ते के लिए हां कर दी। लड़के की उम्र करीब इस समय 20 साल थी, जब मोहिनी की सिर्फ 16-17 साल थी। जब मोहिनी को पता चला कि उसकी शादी के लिए रिश्ता तय कर दिया गया है और कुछ दिनों में उसकी शादी होने वाली है, तो वह मन ही मन में दुखी रहने लगी। उसने अपनी मां से कहा, हे मां, मुझे आगे की पढ़ाई करनी है। मुझे अभी 11वीं और 12वीं दोनों ही दर्जे पास करने हैं। मैं पढ़ना चाहती हूं, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे शादी नहीं करनी है। लेकिन मां सावित्री फूले भी क्या करती? उनकी भी कहां चलती उनके घर में। वह भी अपने सास ससुर और पति के आगे मजबूर हो गई। एक दिन उन्होंने अपने पति दीनदयाल से कहा, अभी मोहिनी शादी नहीं करना चाहती, उसे पढ़ाई करने दीजिए, इसकी शादी हम बाद में करवा देंगे। यह सुनकर दीनदयाल बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने सावित्री को खूब मारा, लताड़ा प्रताड़ित किया और कहते कि तू ही इस लड़की को बिगाड़ लेगी। बड़ी होकर या किसी लड़के के साथ भागकर शादी कर लेगी तो उस समय मेरी नाम इज्जत समाज में क्या रहेगी? यह मेरा नाम डुबा देगी। इससे अच्छा है कि मैं इसकी शादी अभी करके इस समस्या से छुटकारा पा लूं। यह सुनकर मोहिनी बहुत दुखी हुई। अपनी मां को मार खाते हुए देखकर वो भी पिघल गई और शादी के लिए हां कर दी। इसके बाद उसकी 10वीं की परीक्षा हुई। इसमें वह अच्छे नंबर से पास हुई, लेकिन जब उसकी शादी की तारीख के पास आ गई, उसे बाल विवाह करना पड़ा। तो वह नहीं चाहती थी कि शादी के अगले दिन मोहिनी ने अपने पति से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसका पति ना तो उसकी ओर देखता और ना ही उसे कोई इज्जत वैल्यू देता और ना ही उसके करीब आता। शादी के बाद भी दोनों के बीच में दूरियां बनी रहीं। मोहिनी अपने सास ससुर और घर के अन्य लोगों की सेवा करती। वह सुबह जल्दी उठकर खाना बनाती और घर का पूरा काम करती। धीरे धीरे उसके सास ससुर भी उसे प्रताड़ित करने लगे। आए दिन उसे ताने मारते, ढेर सारा काम करवाते। पति भी धीरे धीरे प्रताड़क रात को शराब पीकर आता और मोहिनी को परेशान करता, बिना किसी बात के शोषित करता और परेशान करता। मोहिनी धीरे धीरे बहुत ज्यादा परेशान हो गई। एक दिन वह अपने माता पिता के घर जाती है
और वहां अपनी मां और अपने पिता को अपने साथ हो रहे अत्याचार के बारे में बताती है। लेकिन उसके पिता उसका साथ नहीं देते। कहते, जैसा तेरे सासू सर कहे तू वैसा ही कर। लड़कियों का घर ऐसे ही होता है। अपने पति से ज्यादा झगड़ा मत किया कर, उनके कहे अनुसार काम किया कर। मोहिनी को ससुराल यह सब सुनकर वापस जाना पड़ा और उसके पिता ने जब मोहिनी को ससुराल भेज दिया, अब तो उसके पिता उसकी सहायता भी ना करते और ना ही उसका कोई पक्ष लेती। ससुराल उसका पूरी तरह से नरक बन गया। एक दिन मोहिनी की मुलाकात उसकी सहेली से ई होती है। सहेली कहती है कि तूने 10वीं का रिजल्ट देखा, कितना शानदार रहा तूने, पूरे वर्ड में सबसे ज्यादा नंबर लाकर टॉप किया है। यह सुनकर मोहिनी खुश तो हुई लेकिन मायूस भी हुई, क्योंकि क्या फायदा ऐसे नंबरों का जो उसे कुछ कामयाबी की ओर ना ले जाए। और अपनी सहेली के सामने वह फूट फूट के रोने लगी तो सहेली पूछती है, क्या हुआ बहन, तू पूरे जिले में इतनी ज्यादा नंबर से पास हुई है फिर भी रो रही है। मोहिनी अपनी आप बीती बताती हुई कहती है, मुझे तो आगे पढ़ाई करनी है और एक बड़ा अधिकारी भी बनना है, लेकिन मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित करते हैं, इससे खूब काम करवाते हैं। मेरा पति मुझे रोज खमारता है और ना ही मुझे समय मिलता है, ना ही मैं पढ़ पाती हूं, खूब मेरी पिटाई होती है। यह सुनकर उसकी सहेली भी रोने लगी और फिर कहने लगी, तू कब तक ऐसे सहेगी? एक दिन तो तुझे इससे बाहर आना ही पड़ेगा, वरना तू इसी तरह जीते जी मर जाएगी। एक दिन तुझे हार्ट अटैक आ गया, इससे अच्छा है कि तू अपनी पढ़ाई जारी रख और 11वीं की परीक्षा दे और आगे तू भी आगे जाकर के बड़ी अफसर बनने की कोशिश कर। ऐसे नरक में रहने से अच्छा है कि पूरी जिंदगी अपने हिसाब से बिताए। दोस्त के कहने से मोहिनी का काफी उत्साह बढ़ा और कहती है, तू आगे पढ़ाई कर, तेरे बड़े सपने थे, आखिर क्या हुआ तेरे उन सपनों का? इसके बाद मोहिनी गहरी सोच में डूब जाती है। थोड़ा समय आगे बढ़ता है, लेकिन सरोज की बातें का के दिमाग में गहराई से बैठ जाती हैं। इसके बाद मोहिनी के दिमाग में कई तरह के विचार भी आते हैं। कभी वह सही फैसला लेती है तो कभी गलत लेती है। कभी उसके आगे पीछे के चीजों को देखने लग जाती है कि ऐसा करने से कहीं ऐसा तो नहीं होगा। और एक दिन क्या होता है कि वह ठान ही लेती है कि वह अपने ससुराल को छोड़कर भाग जाएगी। लेकिन एक रात वह कुछ गहने जो उसके माता पिता ने उसे शादी में दिए थे, उनको लेकर के ससुराल छोड़ करके चली जाती है और वह दिल्ली की ओर बस पकड़ के रवाना होती है। वहां उसकी एक सहेली थी, वह जो दिल्ली में रहकर आगे की पढ़ाई करने लग रही थी। मोहिनी दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में दाखिला लेती है। वहां अपनी 11वीं की परीक्षा देती है और 12वीं में दाखिला मिल जाता है। ससुराल वाले मोहिनी को ढूंढ ढूंढ कर हार मान चुके होते हैं और उनको लगता है कि अब उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। उधर मोहिनी आगे की पढ़ाई जारी रखती है। समय के साथ वह 12वीं की कक्षा में भी अच्छे नंबरों से पास होती है। इसके बाद उसके अच्छे परिणाम के आधार पर उसे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है और भैया की परीक्षा में भी काफी अच्छे नंबर लाकर पास होती है और अपना नाम रोशन करती है। अब उसका लक्ष्य आगे एक बड़े अफसर बनने का था। एक दिन उसके कॉलेज में दिल्ली की कलेक्टर मैडम आती है। कलेक्टर मैडम अपने भाषण में अपने जीवन के संघर्षों को बयान करती हैं, बच्चों के साथ साझा करती हैं। तो मोहिनी भी कलेक्टर मैडम की कहानी सुनकर प्रभावित होती है और कलेक्टर बनने की प्रेरणा पाती है। और मोहिनी उसी समय ठान लेती है कि वो भी एक दिन ऐसे ही बनेगी। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इससे बनने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, यानी कि कलेक्टर बनने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा। इससे बारे में वह ज्यादा नहीं जानती थी। इसकी जानकारी लेने के लिए वह उस कलेक्टर मैडम के पीछा करती है। सौभाग्य से कलेक्टर मैडम की नजर मोहिनी पड़ जाती है तो वह कहती है, बेटा क्या हुआ, मैं तुम्हें कब से देख रही हूं, तुम मेरा पीछा कर रही हो। भाषण देते समय भी मुझे तुम्हारे अंदर एक अलग ही तेज दिखाई दे रहा था। बोलो बेटा क्या हुआ। मोहिनी अपने जीवन की पूरी सच्चाई कलेक्टर मैडम को बता देती है और कहती है, मेरा बाल विवाह हुआ है, मेरा ससुराल बहुत ही ज्यादा बेकार है, मेरा पति भी बहुत बेकार है। वहां से भागकर मैंने दिल्ली में सरकारी स्कूल में दाखिला लिया। अब मैं बीए की परीक्षा दे रही हूं। यह सुनकर कलेक्टर मैडम कहती हैं कि मोहिनी बेटा, तुम बहुत बहादुर लड़की हो, तुमने बहुत अच्छा किया, अपने भविष्य के लिए कदम उठाया। अगर तुम चाहो तो अपने भविष्य को बहुत सुनहरा बना सकती हो। मोहिनी उनसे पूछती है, मैडम मुझे आगे जाकर क्या करना चाहिए, मैं भी आपके जैसे बढ़ना चाहती हूं। तब कलेक्टर मैडम मोहिनी को बताती हैं,
अगर तुम्हें मेरे जैसा बड़ा अफसर बनना है तो तुम्हें आईएएस की परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा काफी कठिन होती है, लेकिन मुझे तुम में वह काबिलियत नजर आ रही है। अगर तुम चाहो तो यह परीक्षा दो और इसकी तैयारी करो। एक दिन तुम भी एक बहुत अच्छी कलेक्टर बनोगी। यह सुनकर मोहिनी बहुत प्रभावित होती है। अब उसे अपना लक्ष्य मिल चुका। वह समझ चुकी थी कि उसे कलेक्टर बनना है। इसके बाद वह बाकी परीक्षाएं पास करके आईएएस बनने की तैयारी करने में जुट जाती है। वह एक कोचिंग सेंटर में दाखिला लेती है। उसके पास जो गहने पड़े थे उन्हें बेचकर वह अपना दाखिला कराती है। मोहिनी अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखती। इसके बाद उसकी मुलाकात एक गांव के लड़के से होती है, जो भी उसी की तरह तैयारी कर रहा था। उसका नाम होता है रविंद्र। मोहिनी और रविंद्र के बीच धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है। रविंद्र भी पढ़ाई में तेज था। उसकी जिंदगी की कहानी काफी गंभीर थी। वह गरीब परिवार से था और अपने घर बार को छोड़कर कलेक्टर बनने दिल्ली आया था। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। दोनों एक दूसरे का उत्साह बढ़ाते हैं और एक दूसरे को पढ़ाई में आगे बढ़ने में मदद करती हैं। वे साथ में आईएएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं। एक के बाद एक आईएएस की परीक्षा देते जाते हैं और पहली परीक्षा में दोनों अच्छे नंबर लाकर पास होते हैं। उनके अंदर काफी उत्साह और दोनों मन लगाकर साथ में पढ़ाई कर रहे होते हैं। लेकिन जहां एक लड़का और एक लड़की होती है, वहां पर रिश्ता दोस्ती तक सीमित कभी नहीं रहता। यह रिश्ता एक समय पर आगे बढ़ ही जाता है। दोनों के बीच में हुआ भी कुछ ऐसा ही, नजदीकियां और बढ़ती गई। और एक दिन रविंद्र जो है मोहिनी को प्रपोज कर देता है। वो कहता है, मोहिनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मोहिनी भी मन में रविंद्र से प्यार करने लग गई थी, क्योंकि वह उसके ज्यादा क्लोज रहती थी। लेकिन वह चाहकर भी उसे हां नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि उसका लक्ष्य अभी कुछ और था और उसका पति अभी भी जिंदा था। मोहिनी कहती है, मैं शादीशुदा हूं। भले ही मैं अपने पति के साथ कभी भी नजदीक नहीं हुई, लेकिन मैं तुमसे कभी कुछ भी झूठ नहीं बोलना चाहती। मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताना चाहती हूं। मुझे तुम बहुत पसंद हो, लेकिन मेरा बाल विवाह हुआ है और मैं अपने पति को छोड़कर यहां आई हूं। रविंद्र कहता, मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई लेना देना नहीं। मुझे तुम बहुत पसंद हो। मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहूंगा। हम दोनों साथ में मिलकर कलेक्टर की आगे की परीक्षा देंगे और साथ में कलेक्टर बनेंगे। इसके बाद मोहिनी भी रविंद्र को हां कर देती है और दोनों एक दूसरे के और ज्यादा नजदीक आ जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि नजदीकियां बढ़ जाती हैं और लक्ष्य छूट जाते हैं। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। धीरे धीरे रविंद्र का पढ़ाई से मन हट रहा था, जबकि मोहिनी का ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित था। वह अपनी परीक्षा की तैयारी पूरी जोरों शोरों से कर रही थी, लेकिन रविंद्र के मन में सिर्फ मोहिनी के ही ख्याल थी। अगली परीक्षा आ चुकी थी। मोहिनी ने अपना पेपर खूब अच्छे से दिया और रविंद्र ने भी अपना पेपर खूब अच्छे से दिया, लेकिन परिणाम उम्मीद से बिल्कुल उल्टे निकले। मोहिनी परीक्षा में अच्छे नंबर से पास करके चली जाती है और वह दिल्ली की ओर बस पकड़ के रवाना होती है। वहां उसकी एक सहेली थी, वह जो दिल्ली में रहकर आंक की पढ़ाई करने लग रही थी। मोहिनी दिल्ली के एक सरकार, जबकि रविंद्र फेल हो गया। यह देखकर रविंद्र का काफी ज्यादा दुखी हुआ। मोहिनी ने भी रविंद्र से कहा, हम कुछ समय के लिए अब दूर रहेंगे, क्योंकि अगर हम दोनों ने ऐसे ही साथ रहकर पढ़ाई की तो हमारा अफसर बनने का सपना सपना ही रह जाएगा और इसका असर हमारी पढ़ाई पर पड़ता है। इसलिए आखिरी पड़ाव हमारी जिंदगी में है, इसलिए हमें दूर रहना होगा। मणि ने रविंद्र की बात सुनी और खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम सही कह रहे हो। ऐसा सुनते ही वह खुशी के मारे झूम उठी। उसने कहा, क्या मैं सच में कलेक्टर बनने के लिए टॉप किया है? रविंद्र हंसते हुए कहता है, हां, तुमने पूरे जिले में टॉप किया है। अब तुम्हें कलेक्टर बनने का अवसर मिलेगा। मुझे खुशी है कि तुमने यह साबित कर दिया कि लड़कियां भी किसी से कम नहीं होती। किसी भी मुश्किल को पार करके बड़े लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। मोहिनी की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन वह अपने आंसुओं को छिपा नहीं पाई। उसने कहा, यह सब तुमसे मिलने और समर्थन, प्रेरणा और मेहनत के कारण हुआ। बिना तुम्हारी मदद के मैं यह रास्ता तय नहीं कर सकती थी। रविंद्र और मोहिनी दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। मोहिनी के लिए यह सफलता सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि थी, बल्कि यह हर उस कठिनाई, संघर्ष और दर्द का प्रतीक थी जिसे उसने अपने जीवन में सहा। मोहिनी का जीवन
अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ गया था। रविंद्र भी उसकी सफलता को देखकर गर्व महसूस करने लगा। अब दोनों जानते थे कि सफलता सिर्फ शिक्षा और कठिन मेहनत से नहीं, बल्कि अपने सपनों के लगातार लड़ने और हार न मानने से मिलती है। इंटरव्यू हुआ, जिसमें उसने शानदार प्रदर्शन किया और अपनी पूरी तैयारी को साबित किया। परिणाम आया और मोहिनी ने कलेक्टर बनने का सपना पूरा किया। रविंद्र ने उसकी कड़ी मेहनत को देखा और कहा, तुमने सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए भी एक मिसाल पेश की जो समाज के दबाव में आकर चुनौतियों का सामना नहीं करती। तुमने हमें सिखाया कि किसी भी स्थिति में अपने सपनों से समझौता नहीं करना चाहिए। मोहिनी ने कहा, यह मेरी केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं, यह उन सभी लोगों की सफलता है जिन्होंने मेरे सपने में विश्वास किया और मुझे हर कदम पर समर्थन दिया। अब मोहिनी कलेक्टर बन गई, लेकिन उसका सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने रविंद्र ने कसम खाई थी कि वे दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे और अपनी मंजिल तक एक साथ आगे बढ़ेंगे। मोहिनी ने रविंद्र को गले लगाकर बहुत रोते हुए पूछा, तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ? रविंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तीसरे अटेम्प्ट में भी फेल हो गया और चौथे अटेम्प्ट में भी फेल हो चुका था। यह सुनकर मोहिनी का दिल भर आया। उसने मायूस होकर कहा, मुझे माफ कर दो। लेकिन रविंद्र ने हौसला देते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम तो बन गई ना कलेक्टर, मैं इसी में खुश हूं। दोनों ने एक दूसरे को फिर से गले लगाया। इसके बाद मोहिनी ने रविंद्र से कहा, मैं डीएम के पद पर नियुक्त होने से पहले तुमसे शादी करना चाहती हूं, लेकिन उससे पहले मुझे कानूनी तौर पर अपने पति से तलाक लेना पड़ेगा। मोहिनी ने अपने पति को तलाक का नोटिस जारी किया, लेकिन उधर से कोई जवाब न आया। धीरे धीरे समय बीतता गया। रविंद्र और मोहिनी दोनों साथ रहने लगे। अब शादी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मोहिनी का अपने पहले पति से तलाक नहीं हुआ था। इतने में मोहिनी की पहली पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में हुई, जहां उसने अपना कार्यभार संभालना प्रारंभ किया। पहले मोहिनी अपनी मां से मिले, घर गई। उसने घर जाकर मां को ढूंढा, किचन से बाहर आई। अपनी बेटी को देखकर मां खुशी से झूम उठी। उन्होंने मोहिनी को गले लगाया और सावित्री फूले कहने लगी, बेटी, तू कहां गई थी? इतने साल हम तुम लेकर कितने परेशान रहे, तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। मोहिनी ने अपनी मां को सारा हाल बताया। बोली, मैं दिल्ली में थी, मैंने खूब मेहनत की और आज मैं कलेक्टर बन गई हूं। यह सुनकर उसकी मां की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपने पति को बुलाया। मोहिनी के पिता अपनी बेटी को देखकर खूब रोने लगे और कहने लगे, बेटी, मुझे माफ कर, मैं तेरा गुनाहगार हूं। इस समाज में बेटियों के साथ गलत होता है, जिसके चलते मैंने तेरी नाबालिग अवस्था में ही शादी करवा दी। तेरे ससुराल वालों ने तुझे बहुत प्रताड़ित किया, फिर भी मैंने तेरी एक नहीं सुनी। आज मुझे इसका खूब ही एहसास हो रहा है। मोहिनी के पिता रो रोकर उससे माफी मांगने लगे। मोहिनी ने अपने दोनों माता पिता को गले लगाते हुए कहा, अब सब ठीक है, आप मेरे साथ चलिए, हम सब अच्छे घर में साथ रहेंगे। इसके साथ ही मोहिनी के माता पिता भी उसके साथ रहने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने लगा। मां ने उससे कहा, बेटा, अगर तुम्हें अपने काम में थोड़ी सी फुर्सत मिल जाए तो हमें प्रयागराज कुंभ में लेकर चलना। मोनी ने अपनी नौकरी से 2 दिन की छुट्टी लेकर अपने माता पिता के साथ प्रयागराज जाने का फैसला किया। यह कुंभ सर्दी का सबसे बड़ा आयोजन था। वहां कुंभ के मेले की रौनक अपने चर्म पथ, साधु और चमत्कारी संतरों की भीड़ से मेले का माहौल सुशोभित हो रहा था। डीएम मैडम मोहिनी अपनी मां और पिता के साथ इस पवित्र महाकुंभ मेला घूमने गई। वह नंदी के घाट पर पहुंची, जहां गंगा नदी थी। वहां स्नान हो रहा था। तभी अचानक एक नागा साधु वहां आता है और मोहिनी के पैर पकड़ने लग जाता है। मोहिनी अचानक से चौंक गई और साधु से पूछा, आप मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हो? साधु महात्मा ने अपने मुंह पर राख लपेटी हुई थी और उसे हटाया देखकर मोहिनी दंग रह गई, क्योंकि वह साधु कोई और नहीं बल्कि उसका पहला पति था। मोहिनी ने कहा, आप साधु के रूप में यहां पर कैसे? मोहिनी के पति ने कहा, जब तक तुम मेरे साथ में थी मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। मैं तुम्हें हमेशा गलत समझता रहा और तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मेरे माता पिता ने मेरे साथ बहुत गलत किया, मेरा बुरा हाल किया। धीरे धीरे मैं दुखी हो गया और मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तुम नहीं मिली।
इसलिए मैंने एक अच्छी औरत को खोने के दर्द में अपने आप को साधु का रूप धारण करवा लिया और बहुत ज्यादा दुखी था। कुछ सालों तक मैं तुम्हारे लिए पागलों की तरह घूमता रहा। इसके बाद ही मैंने यह निश्चय किया था कि मैं अब संन्यास लूंगा। तब से लेकर आज तक मैं साधु के विष में हूं। साधु बनने का यह फैसला मोहिनी को कहीं ना कहीं खल रहा था। उसके माता पिता के होश उड़ गए। यह सब सुनते हुए वह साधु रोते हुए बोला, मैंने तुम्हें खूब प्रताड़ित किया, अब मुझे माफ कर दो, मुझे माफी चाहिए। मोहिनी अपने पहले पति से कहती, अगर आप मुझे कहीं इस तरह से नहीं मारते, प्यार करते, तो शायद आज मैं कलेक्टर नहीं बन पाती। नियति ने यही लिखा था, जो भगवान चाहते थे वही होता है। अगर आप और आपके माता पिता मुझे प्रताड़ित नहीं करते तो आज मैं डीएम नहीं बन पाती। इसके बाद डीएम यानी कि मोहिनी उस अघोरी साधु से अपने पहले पति से कानूनी तौर पर तलाक ले लेती है और तलाक के बाद मोहिनी रविंद्र से शादी करती है। उनकी शादी बेहद धूमधाम से होती है और दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहने लगते हैं। शादी के बाद मोहिनी और रविंद्र ने एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी खूब जिम्मेदारियों को निभाया। मोहिनी ने अपने डीएम के पद पर रहते हुए समाज में कई सकारात्मक बदलाव लाई। उन्होंने महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर कदम उठाए, शिक्षा के लिए योजनाएं शुरू की, लड़कियों को अपने सपने पूरे करने का मौका मिले, इसलिए रविंद्र ने भी उसके साथ सहयोग किया। रविंद्र ने भी अपने कलेक्टर बनने के सपने को फिर से जीने का फैसला किया और मोहिनी के समर्थन से एक बार फिर से परीक्षा की तैयारी शुरू की। इस बार रविंद्र ने पूरी लगन और मेहनत से पढ़ाई की और आखिरकार वह भी कलेक्टर बनने में सफल हो गया। दोनों ने अपने क्षेत्रों में आदर्श बनकर समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। उनकी कहानी न केवल लोगों को प्रेरित करती, बल्कि यह भी दिखाया कि अगर सही समय पर सही फैसले लिए जाएं और सच्चे साथी का साथ हो तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। उनकी सफलता की कहानी पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई और कई युवा उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़े। मोहिनी और रविंद्र का जीवन एक प्रेरणादायक कहानी बन गया, जो आज भी समाज में परिवर्तन लेकर आ सकता है। जो भी इस कहानी को सुन रहा है, जरूर कहीं ना कहीं उसके मन में जो उसके सपने होंगे, उनके लिए उसे हौसला मिल रहा होगा और वह शायद अपने इस हौसले को थोड़ा और बढ़ाएगा तो अपने सपनों को साकार जरूर करेगा। यह कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है जो समाज में परिवर्तन और उम्मीद की किरण को लेकर आई। इस कहानी का उद्देश्य किसी को दुखी करना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था। इसका उद्देश्य केवल लोगों को जागरूक और सतर्क करना और अपने लिए खड़े रहना था। ऐसी ही कहानियों से सीख लेकर समाज में सकारात्मक बदलाव हिस्से हो रहे हैं और कहानी का संदेश मोहिनी और रविंद्र की कहानी से हमें यह मिलता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहते हैं और सही मार्गदर्शन पाते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। यह कहानी महिलाओं की शिक्षा और आत्मनिर्भरता और समाज में समानता के महत्व को भी उजागर करती है, समाज को संदेश देती है। कहानी से यह भी सीखने को मिलता है कि व्यक्ति को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए और किसी भी प्रताड़क नहीं करना चाहिए। महिलाओं को खास करके अपनी शिक्षा और स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित रखना चाहिए। आपसे निवेदन यही है कि हम हमारे द्वारा दी गई यह एक छोटी सी सीख आपके जीवन में क्या फल लेकर आती है। हमारे देश में आज भी कई ऐसी जगह हैं जहां बाल विवाह को प्रथाएं जारी होती हैं। लड़कियों के माता पिता उनकी बचपन में शादी कर देते हैं, जिससे उनके सपने अधूरे रह जाते हैं। इस पर आपकी राय क्या है? हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई यह कहानी, जो कि एक प्रेरणादायक कहानी है, अगर अच्छी लगे तो आप अपने कमेंट हमसे साझा जरूर करें और वीडियो के थ्रू आप इस कहानी को अन्य लोगों तक भेजने में मदद करें, ताकि अन्य लोगों को भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियों से लाभ प्राप्त हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसी अद्भुत कहानियां सुनने के लिए और प्राप्त करने के लिए हमेशा हमारे साथ बने रहे आपका सहयोगी